हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है अ डॉल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन। हम लोग इस प्ले के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑथर की बायोग्राफी, ये प्ले कौन से जॉनरा में फॉल करता है, पब्लिश कब हुआ, इसकी सेटिंग क्या है, किस वजह से ये प्ले इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं। समरी और एनालिसिस को डिटेल से करेंगे। सबसे आखिर में देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से बन सकते हैं। पहले नंबर पे है ऑथर की बायोग्राफी। हेनरी गिब्सन 1828 नॉर्वे में पैदा हुआ था। इसका फादर जो था वो एक बिजनेसमैन था। इंपोर्टिंग और ट्रेड का इसने अपना एक बिजनेस था और इसके जो फोर फादर्स थे वो सी कैप्टन्स थे। जब हेनरी गिब्सन खुद भी बड़ा हुआ था तो इसकी अपीयरेंस जो थी सी कैप्टन्स की तरह थी। और सी जो है ये सिंबल हेनरी गिब्सन की राइटिंग्स में बहुत ही पावरफुल सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है और एक टेरिफाइंग सिंबल है। स्टिग्मा ऑफ इलेजिटिमेसी इसकी लाइफ में पाया जाता है कि लोग कहते थे हेनरी गिब्सन जो है वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, लेकिन ये बात झूठ थी क्योंकि जब हेनरी गिब्सन खुद बड़ा हुआ था तो इसकी अपीयरेंस जो थी इसके रियल फादर की जैसी थी। और लेकिन ये इंप्रेशन जो है इसकी लाइफ में ऑल द टाइम रहा, क्योंकि इसका एग्जांपल जो है हमें इसकी राइटिंग्स में हेडविग का जो कैरेक्टर है द वाइल्ड डक में वो भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के तौर पर दिखाया गया है। इसका इंटरेस्ट जो है पेंटिंग और पोएट्री में बहुत ज़्यादा रहा है क्योंकि एट द एज ऑफ 15 हेनरी गिब्सन को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। किस वजह से? ताकि ये कोई काम कर सके, एम्प्लॉयमेंट की वजह से। अच्छा, अब क्योंकि इसके फादर का जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हो गया था तो वो ख़त्म हो गया था, तो बाकी की ज़िंदगी इन्होंने पॉवर्टी में गुजारी है। इस वजह से काम भी करना पड़ा था। अब काम करते करते इन्होंने अपनी किसी न किसी तरह से मैट्रिक भी पास कर ली थी उस दौरान। और इनकी जो हॉबी थी वो पेंटिंग थी और पोइट्री थी। ठीक है, पेंटिंग को इन्होंने किस वजह से अडॉप्ट किया था? एज अ हॉबी। अच्छा, अब उसकी जो किसी न किसी तरह से मैट्रिक तो पास हो गई है, लेकिन फिर उसने अपना यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिश्चियनिया में एडमिशन कराया था। वहाँ पे थिएटर ऑफ ये एम्प्लॉयमेंट इन थिएटर ऑफ वर्जिन की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने इंटरनेशनल अपना एक थिएटर इस्टेब्लिश किया था और ओल बुल को उसका चार्ज बना दिया था। ओल बुल जो है बाय प्रोफेशन एक म्यूजिशियन था और उसने गवर्नमेंट को से अप्लाई किया था, इनके रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि हमें ना इस थिएटर के लिए फंडिंग की दी जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। और ये जो गवर्नमेंट की नैरो माइंडेडनेस है इसे बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किसने किया था गवर्नमेंट के इस इशू में? वो है इब्सन। हेनरी गिब्सन ने सबसे ज़्यादा इसे क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था। जब ओलबुल को ये पता चला था कि ये जो बंदा है हेनरी गिब्सन इसने सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है, इसका मतलब है कि थिएटर में इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, उसने इसे एक जॉब ऑफर की थी। हेनरी गिब्सन को एक जॉब ऑफर की थी इस प्ले थिएटर में। हालांकि इसकी सैलरी जो थी वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन ये हेनरी गिब्सन ने ये जॉब जो है वो कबूल कर ली थी। ठीक है, अब उसकी ड्यूटीज़ क्या थी थिएटर में? ये प्लेस को डायरेक्ट करता था, अकाउंट रखता था, उसके अलावा कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करना और एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करता रहता था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है जी फेलियर ऑफ अर्ली प्लेस। इसके जो पहले प्लेस इसने लिखे थे, यानी कि वो बहुत सारे के सारे प्लेस ही फ्लॉप होते रहते। वो किस वजह से? इसकी प्लेस की फेलियर की सबसे बड़ी वजह जो है, जो वर्जिन के लोग थे, इंटरनेशनल प्ले ये इनका जो थिएटर था, तो वो लोग चाहते थे कि नॉर्वे की ग्लोरियस पास्ट के बारे में लिखा जाए, लेकिन हकीकत क्या थी कि नॉर्वे का जो पास्ट था वो इतना कोई ग्लोरियस था ही नहीं। 500 सालों तक, ठीक है, 500 ईयर्स तक कोई भी ऐसी ग्लोरी हमें नज़र नहीं आती थी इसके पास्ट में। तो क्या हुआ था कि हेनरी गिब्सन को मजबूरन लिखना पड़ा था मिडिल एजेस के बारे में, और उसका जो टाइम पीरियड था ये इतना पुराना लिखने की वजह से यही एक चीफ रीज़न थी इसके प्लेस की फेलियर के बारे में। और इसके अलावा इसके जो कैरेक्टर्स थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। इनमें क्या था कि गुड और एविल दोनों जो मेजर कैरेक्टर्स होते थे ना, उनमें गुड और एविल दोनों ही मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे। अब लोग क्या थे, वो यही चाहते थे कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो या तो टोटली गुड हो और जो एंटेगनिस्ट है वो एविल हो, लेकिन ये मिक्सचर ना हो। तो ये चीज़ जो है ये भी इसके फेलियर की वजह बनी थी। उसके बाद है जी मैरिज टू अ पास्टर्स डॉटर। तो 1857 में इब्सन ने शादी कर ली थी एक पादरी की बेटी से। ठीक है, जो कि उस टाइम की, ठीक है, लड़की टीनेज एक गर्ल थी, लेकिन वो क्या था, इतनी कोई खूबसूरत नहीं थी उसकी। लेकिन ये जो मॉरली पूरी लाइफ में हेनरी गिब्सन की लाइफ में ये जो इसकी वाइफ थी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही थी। उसके बाद है जी अल्कोहलिज्म एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। क्योंकि इसके अर्ली जो प्लेस थे वो टोटली फ्लॉप हो गए थे, तो इस वजह से और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा था। और इसने गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट की थी कि इसको पेंशन दी जाए, जो सारे के सारे थिएटर से बिलोंग करते हैं ना लोग, उनको पेंशन दी जाए, तो ये चीज़ भी इसकी रिजेक्ट कर दी गई थी। और फेलियर ऑफ द इसकी प्लेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और लोगों को जगह जगह ये अल्कोहलिक देखने को मिलता था। अच्छा, अब टेस्ट ऑफ सक्सेस इन 1864। इसकी लाइफ में 1864 में जब हेनरी गिब्सन की जो
एज थी वो 36 ईयर्स ओल्ड थी। तब इसकी लाइफ में थोड़ा सा एक सक्सेस का टेस्ट आने लग गया था। वो क्या था कि जो इसका पहला प्ले है, सक्सेसफुल प्ले, वो है द प्रिटेंडर्स। यानी कि इसने इस वजह से, इस प्रिटेंडर्स की वजह से इसको ना पेंशन मिल गई थी। पेंशन इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन अब तक जिस वजह से वो कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था पेंशन के लिए, वो इसको मिलना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब क्योंकि नॉर्वे में इसको ह्यूमिलेट किया गया था बहुत ज़्यादा, और नॉर्वे का जो थिएटर था, इंटरनेशनल थिएटर, उसने भी हेनरी गिब्सन के मेरिट को नहीं पहचाना था। तो हेनरी गिब्सन ने डिसाइड किया है कि वो नॉर्वे को छोड़ दे। ठीक है, अब वो नॉर्वे को छोड़ के रोम में चला गया था। अब रोम के जो आर्ट गैलरीज थी इटली की, उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया था। तो उसने क्या लिखना शुरू कर दिया, एक एपिक पोएम लिखना शुरू कर दी, जिसमें उसने नॉर्वेजियन सोसाइटी के बारे में लिखा था। अच्छा, अब ये जो पोएम थी एक एपिक थी, अब इसको रीराइट किया था रोम जाने के बाद। ठीक है, इसने रीराइट करके उसे ना एक प्ले की शक्ल दे दी थी। ठीक है, एक प्ले जो कि पढ़ा जाता है, एक्ट नहीं किया जा सकता था। इस प्ले का नाम क्या था, द प्ले ब्रांड। अच्छा, ये प्ले जो है क्योंकि राइम्ड वर्स में लिखा गया था, ये इस वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा, पहली बार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेम मिला था, और थोड़े जो हैं वो पैसे भी मिले थे। इस प्ले को क्या किया जाता था, पढ़ा जा सकता था, लेकिन एक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब ये दूसरा प्ले है द पेयर जिंट, इस वजह से भी इसे, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे द प्ले ब्रांड है, यानी कि जिसे पढ़ा जा सकता है, लिखा, वो एक्ट नहीं किया जा सकता। इन दोनों की वजह से ही इसे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फेम मिलने लग गया था इन 1864। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है जी इसकी द ड्रामाटिस्ट ऑफ आइडियाज़। इसे क्यों इस वजह कहा जाता है ड्रामाटिस्ट ऑफ आइडियाज़, इसके जो सोशोलॉजिकल प्लेस थे, जिसमें डॉल्स हाउस है, पिलर्स ऑफ सोसाइटी है, और एन एनिमी ऑफ सोशोलॉजिकल ड्रामाज, इस वजह से ये जो प्ले हैं ये सोशल प्रॉब्लम्स के उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि सोसाइटी में स्ट्रीट कॉर्नर्स में डिस्कस किए जाते हैं, अमूमन ये जो प्ले है उनसे डील करता है। इस वजह से इसे क्या है, बहुत ज़्यादा इसे ड्रामाटिस्ट ऑफ आइडियाज़ भी कहा जाता है। इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी इन प्लेस की वजह से हुई है, क्योंकि द पिलर्स ऑफ सोसाइटी ने हेनरी गिब्सन को जर्मनी में बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था। डॉल्स हाउस की वजह से इसे फेम मिला है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। घोस्ट जो इसका प्ले है वो पहले तो रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि बहुत से थिएटर्स ने इसे वो एस्टैब्लिश नहीं किया कराया था, लेकिन बाद में जब स्वीडन में 2 साल बाद इसे पब्लिश किया गया था तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। उसके बाद है जी पैरालिसिस एंड डेथ। तो 1964 में एट द एज ऑफ 78, एक तो ये क्योंकि हेनरी गिब्सन जो है वो पैरालाइज, इसको पहला पैरालिटिक अटैक आया था जब, तो वो 5 साल, अपनी डेथ के 5 साल पहले आया था। पूरे 5 साल इसने एक पैरालाइज्ड लाइफ गुजारी है, और उसके बाद 1906 में एट द एज ऑफ 78 इसकी डेथ हो गई थी। इसके जो नोटेबल वर्क्स हैं उसमें डॉल्स हाउस है जो कि पब्लिश हुआ है 1879 में, द घोस्ट 1881 में जो पब्लिश हुआ है, एन एनिमी ऑफ द पीपल 1882 में पब्लिश हुआ है, और द पिलर्स ऑफ सोसाइटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, ये चारों प्लेज जो हैं इन्हीं के ऊपर ही हेनरी गिब्सन का जो फेम है, और इसी वजह से ही इन्होंने, इन चारों प्लेज ने हेनरी गिब्सन को इमॉर्टल बना दिया है। ठीक है, ये प्ले पब्लिश कब हुआ था, हेनरी गिब्सन ने इस प्ले को लिखा था जुलाई 1879 में, और उसी साल यानी कि 1879 में दिसंबर में इसे पब्लिश करा दिया था। इसे पब्लिश कराया था कोपेनहेगन एडिशन में, और ये जो प्ले था ये 1000 कॉपीज़ में पब्लिश हुआ था। उस टाइम का सबसे लार्जेस्ट जो प्रिंटिंग कॉपीज़ जो भी प्ले पब्लिश हुआ था सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है, द डॉल्स हाउस है। ठीक है, ये प्ले जो है ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। मॉडर्न ट्रेजेडी ये किस वजह से है, इसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे और तफसील से देखेंगे कि ये मॉडर्न ट्रेजेडी किस वजह से है। एक तो इसकी सैड एंडिंग है, दूसरा इसमें क्या है, अनसर्टन फ्यूचर। ये जो नोरा का कैरेक्टर है वो अपना घर छोड़ देती है, अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, इवन अपने बच्चों को भी छोड़ देती है। तो ये जो, और किस वजह से, और उसका जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है, तो ये सैड एंडिंग हो गई। उसके अलावा ये जो प्ले है ये इस वजह से भी एक ट्रेजेडी है क्योंकि इसमें ब्रेकअप है फैमिली का, और उसके अलावा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ कपल, ये हो गया। उसके अलावा ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, वो किस वजह से, क्योंकि इसने ओल्ड राइटिंग स्टाइल जो था या ओल्ड ट्रेजेडीज़ थी उससे डेविएट किया था। वो किस तरह से कि क्योंकि जो ओल्ड ट्रेजेडीज़ थी उनमें किंग्स की स्टोरीज़ थी, क्वींस की, प्रिंसेस की, ये सारी स्टोरीज़ जो हैं आर्मी जनरल्स की। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास फैमिली दिखाई गई है और आम इंसानों की जो स्टोरी है वो बयान की गई है। इस तरह से ये क्या है, एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। उसके अलावा जी इसकी सेटिंग जो है, ये जो प्ले परफॉर्म किया गया है वो हेल्मर के फ्लैट में, ठीक है, हेल्मर का जो फ्लैट है टॉर्वल्ड हेल्मर का, उसमें इसकी प्ले की सेटिंग है। इसके बाद है जी इंपॉर्टेंस ऑफ द प्ले। ये प्ले किस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस प्ले की एंडिंग और इसका जो इफेक्ट रहा है लोगों के ऊपर उस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि लोगों, इसके जो एंडिंग है इस प्ले की कि नोरा जो है वो घर छोड़कर चली जाती है, ये जो एंडिंग थी एक बॉम्ब शेल की तरह थी। लोगों ने कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि नोरा घर छोड़ के चली जाएगी, हालांकि उन्होंने फोर्स किया था जब
ये प्ले पब्लिश होने लगा था तो लोगों ने फोर्स किया था, क्रिटिक्स ने कहा था कि इस प्ले को रीराइट किया जाए, इसे थोड़ा आप रिवाइज़ करें। हेनरी गिब्सन से कहा था इसे रिवाइज़ करें और कोशिश करें इसकी एंडिंग जो है वो सैड एंडिंग ना हो, हैप्पी एंडिंग बना दो। तो ये जो वेल मेड ओल्ड प्लेस थे ये उस तरह से डेविएट कर गया था, तो इसकी जो एंडिंग है उसका बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर असर गया था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक औरत जो है वो अपने घर को छोड़ देगी, एक औरत अपने घर को छोड़ देगी, अपने बच्चों को, इवन अपने बच्चों को छोड़ देगी। क्योंकि उस टाइम की जो एक एक्ट्रेस थी, बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस, उसने भी नोरा का कैरेक्टर प्ले करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कहती थी कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। यानी कि लोगों के ऊपर इसका असर भी बहुत ज़्यादा आया था। इस वजह से ये प्ले है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और लोगों के जहन में ये सवाल भी उभरना शुरू हो गए थे कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो औरत जो है वो कोई भी मतलब एक मजबूत और बड़े से बड़ा फैसला कर सकती है। ठीक है, नेचुरलिस्टिक और रियलिस्टिक प्ले किस तरह से है, क्योंकि ये जो एंडिंग थी इस डॉल का यहाँ पे जो मीनिंग लिया गया है वो है कि अ वुमन विदाउट एनी विल और माइंड ऑफ हर ओन, यानी कि जो भी कैरेक्टर है या जो वुमन यहाँ पे दिखाया गया हमारा मेन कैरेक्टर नोरा का, उसकी अपनी कोई विल है ही नहीं। वो डॉल है, वो पपेट है। पहले वो डॉल ऑफ हर ओन फादर, पहले वो अपने एक डॉल चाइल्ड थी, अब यहाँ पे एक डॉल वाइफ बन गई है अपने हस्बैंड के पास आके। अपने फादर की वो डॉल चाइल्ड थी और अपने हस्बैंड की क्या है, वो एक डॉल वाइफ है। उसकी अपनी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, उसका अपना कोई फैसला ही नहीं है, वो एक पपेट की तरह काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद है जी इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं वो है टॉरवल्ड हेल्मर का कैरेक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर है। ये कौन है जी, एक बैरिस्टर है और नोरा का हस्बैंड है, इसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, नोरा हेल्मर जो है ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है और पूरा प्ले जो है वो नोरा के ऊपर ही बेस कर रहा है। ये जी एक बहुत ही सिंसियर वाइफ है और अपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव वाइफ है और बहुत ही ओबीडियंट है। ठीक है, नील्स क्रोकस्टैड डॉक्टर रैंक है पहले। डॉक्टर रैंक जो है टॉरवल्ड और नोरा उनका फैमिली फ्रेंड है और ये रोज़ाना विजिट करता रहता है इनको। ठीक है, ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी से सफ़र कर रहा है और बेचारा एंड पे आके अपने एक कार्ड छोड़ देता है कि अपनी डेथ को इसने उसकी प्रोफेसी देता है कि अब जल्द ही मर जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। क्रोकस्टैड का जो कैरेक्टर है ये यहाँ पे एंटागनिस्ट के तौर पे दिखाया गया है कि इसने नोरा ने इससे लोन लिया था और इसने जो एक क्रिमिनल एक्ट था फोर्जरी का वो भी एक साइन करवा लिया था, तो वो बाद में इसको ब्लैकमेल करता रहता है ताकि ये अपनी जो जॉब है टॉरवल्ड हेल्मर से वो दोबारा से हासिल कर सके। मिसेस लिंडे जो है ये नोरा की दोस्त है और इसका भी रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्ले में, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है। पहले तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है नोरा को कि ताकि उसका जो सीक्रेट है वो आउट ना हो, लेकिन एंड पे आके वो समझाती है नोरा को कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट करती रहती है। वो कहती है कि तुम्हें ना अपने हस्बैंड को ये सच बता देना चाहिए। ठीक है, मिसेस लिंडे का कैरेक्टर उसके बाद है जी हेल्मर के 3 बच्चे, जिसमें 2 उसके बेटे और एक बेटी है। एक हाउसमेड है वो दिखाई गई है और उसके बाद है जी एक मेड सर्वेंट, अ पोर्टर। ठीक है, अगर समरी की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर जो स्टेज पर एंटर होता है वो है नोरा का। क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती हैं और नोरा के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग हैं, तो वो शॉपिंग बैग्स आके रख देती है। और दूसरा कैरेक्टर एंटर होता है हेल्मर का। वो हेल्मर को बताती है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें खरीदी हैं, कितनी शॉपिंग की है, कितनी रहती है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे से नज़र आ रही होती है। और अभी हेल्मर के एंटर होने से पहले वो चोरी चोरी ना मीठा खा रही होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे मना किया होता है कि वो स्वीट्स नहीं खाएगी। लेकिन वो ये चीज़ किसको जाहिर कर रही है, उसकी एक्साइटमेंट को, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। इस वजह से वो अगेंस्ट जा रही है रूल्स के जो उसके घर के हैं। ठीक है, अब जी जब हेल्मर आता है तो वो उसे बताती है कितनी सारी शॉपिंग हो गई है और कितनी रहती है। और आज वो इतनी ज़्यादा खुश है कि वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करे। उसका दिल करता है कि वो लोगों से कर्ज लेकर भी, बोरो करके भी वो शॉपिंग कर ले क्रिसमस के लिए। तो हेल्मर जो है वो कहता है कि जो इंसान की लाइफ है उसकी ब्यूटी भी ख़त्म हो जाती है जब उसमें बोरोइंग आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो कौन है जो उनका लोन पे करेगा। उसके बाद जी वो उसे कहता है कि तुम ना अब इतनी ज़्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट ना बनो, तुम कोशिश करो कि तुम ना थोड़ा इकोनॉमिक हो जाओ। ठीक है, वो कहती है, नोरा कहती है कि नहीं, अब वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है उसकी नई जॉब को लेकर, क्योंकि हेल्मर जो है पहले वो एक लॉयर था, अब उसकी बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब हो गई है। ठीक है, अब तो वो बहुत ज़्यादा खुश है, कहती है कि तुम अब पावर में आ गए हो, उसके अलावा तुम अब ज़्यादा पैसे बनाओगे, तुम्हारी अच्छी जॉब हो गई है, अब मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च करूँ। फिर हेल्मर जो है वो अपनी वाइफ नोरा को स्काईलार्क, लिटिल स्क्वायलर और इस स्क्वायरल इन नामों से पुकारता है। ये चीज़ क्या जाहिर करती है, उसकी अफेक्शन को शो कर रही है। ठीक है, उसके बाद जी हेल्मर कहता है कि क्या नोरा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, वो कहता है कि क्या तुमने आज कोई रूल्स के अगेंस्ट कोई काम किया है, इस घर के रूल्स के अगेंस्ट। तो वो कहती है नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। कहता है कि हेल्मर पूछता है कि क्या तुमने स्वीट्स खाई हैं, वो झूठ बोल देती है, कहती है नहीं, मैंने कोई स्वीट्स खाए ही नहीं है, मैंने तो देखे ही नहीं है। ठीक है, अब जी दोनों हेल्मर और नोरा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसकी नई जॉब को लेकर, क्योंकि
उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा अब पुरसकून होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही स्प्लेंडेड फीलिंग है उनके लिए कि हेल्मर को एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है और अब जो है उसकी सैलरी भी है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अब इस दौरान वो बताती है, कहती है कि मैंने ना बहुत ज़्यादा हेल्मर को याद दिलाती है नोरा कि भले ही तुम्हारी जॉब अच्छी हो लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ और मैंने भी पिछले साल बहुत ज़्यादा काम किया था क्रिसमस के दिनों में, कि मैंने ना सारी तैयारियां खुद की थी अपने हाथों से और सारी डेकोरेशन भी की थी ताकि मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दे सकूं। लेकिन होता क्या है कि उस दौरान उसकी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि उसने जो भी तैयारियां कर रखी होती हैं वो एक बिल्ली ख़राब कर देती है। अब फैक्ट तो ये है, लेकिन असल स्टोरी जो है वो हमें बाद में पता चलेगी कि क्रिसमस की तैयारी के दिनों में नोरा असल में ही क्रिसमस की तैयारियाँ करती रही थी या कोई और काम करती रही थी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर अब एक चाइल्डिश कैरेक्टर दिखाया गया है नोरा का, और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है अभी फ़िलहाल हेल्मर का, ठीक है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट दिखाया गया है। और उसके अलावा उसके जो पॉइंट ऑफ उसकी थिंकिंग दिखाई गई है कि वो एक सेल्फ मेड पर्सन है, और दूसरा उसको डेट्स और बोरोइंग से बहुत ज़्यादा नफरत है, ठीक है। उसके बाद है जी एक नोरा की एक फ्रेंड है, वो उसे मिलने आ जाती है। अब तीसरा कैरेक्टर एक इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे मिसेस लिंडे का, कि वो नोरा की बहुत ही पुरानी दोस्त है, बचपन की उसकी दोस्त है, स्कूल के टाइम की। वो आती है उससे मिलने। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सालों बाद मिल रहे होते हैं, तो उसकी जो स्टोरी है मिसेस लिंडे की वो ये है कि मिसेस लिंडे उसकी शादी हो गई थी और उसने एक बूढ़े इंसान से शादी की थी, उस इंसान को छोड़कर जिससे वो मोहब्बत करती थी, ठीक है। अपने लवर को छोड़कर उसने किसी और बूढ़े शख्स से, एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। तो वो नोरा उससे कहती है कि अब तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि अब मैं अकेली रह गई इस दुनिया में। तो नोरा कहती है कि तुम क्यों अकेली रह गई, तुमने तो एक बहुत ही रिच पर्सन से शादी कर ली थी, अब तुम क्यों इस तरह से कह रही हो कि तुम अकेली हो और ऐसा कुछ। तो वो कहती है कि मैं अकेली हूँ क्योंकि जिस इंसान से मैंने शादी की थी उस वक्त वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उसकी उस टाइम पे मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो उसकी इल मदर के ट्रीटमेंट के लिए और उसके जो 2 भाई थे छोटे, उन्हें उनकी परवरिश के लिए और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसे एक ऐसे इंसान से शादी करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी जो कि बहुत ज़्यादा रिच हो, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने इस वजह से, पैसों की वजह से ही उस बूढ़े इंसान से शादी की थी अपने लवर को छोड़कर, ठीक है। अब लवर का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया कि वो कौन था, कैसा था, ठीक है। तो इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही अब यहाँ पे सैड स्टोरी है कि उसकी जब डेथ हो जाती है, उसके हस्बैंड की, मिसेस लिंडे के हस्बैंड की जब डेथ होती है, तो उसके लिए बाद में कुछ नहीं बचता, क्योंकि पहले तो वो रिच था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसका जो सारा बिजनेस था, सारा कुछ, उसमें से कोई भी हिस्सा मिसेस लिंडे को नहीं मिलता। और उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है और उसके जो भाई हैं वो भी अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपना काम खुद कर सकें। तो ये अकेली रह गई है। इस वजह से वो इस शहर में आती है ताकि वो यहाँ पे आके एक नई जॉब जो है वो भी ढूंढ सके। तो नोरा उसे कहती है कि ठीक है, मैं ना तुम्हें जॉब दिला सकती हूँ, क्योंकि लकीली मेरे हस्बैंड को एक अच्छी बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई है और वो मैनेजर बन गया है इस बैंक का। तो वो तुम्हारे, यानी कि मिसेस लिंडे को कहती है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पर उससे बात करूँगी और वो तुम्हें अच्छी जॉब दे देगा, ठीक है। उसके बाद वो कहती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब ना हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और एक अच्छी सैलरी जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद है उसका जो एक्ट है फोर्जरी का, नोरा का, वो यहाँ पे रिवील होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात क्या होती है कि वो उसे, नोरा जो है उसने ना पास्ट में एक क्राइम किया होता है फोर्जरी का, ठीक है। अब उस क्यों किया हुआ होता है, क्योंकि ना 8 साल पहले उसके हस्बैंड जो है हेल्मर, उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। और क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ओवर वर्क की वजह से हेल्मर जो है वो बीमार हो जाता है। तो डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं कि अब इस बर्डन को छोड़कर थोड़ा रिलीफ फील करे और एक वार्म क्लाइमेट में जाए और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करे, थोड़ा सा टाइम जो है वो रिलैक्स रहे। अब इस काम के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो नोरा जो है वो पैसों का बंदोबस्त कर लेती है और वो अपने हस्बैंड को लेकर इटली चली जाती है, ठीक है। अब ये जो ट्रिप है इसकी जो रकम है, जो मनी है, वो कहाँ से आई है, उसने एक उधार लिया होता है, लोन लिया हुआ होता है, और उस लोन लेने के लिए इसने फोर्जरी का जो है वो क्राइम किया होता है। अब उसका जो फोर्जरी का क्राइम है वो क्या है कि इसके फादर की जो है वो डेथ हो गई होती है और उसने अपने डेड फादर के सिग्नेचर करके दे दिए होते हैं। इसके फादर के सिग्नेचर की वजह से ये जो एक्ट है इसका क्या हो गया, ये एक क्रिमिनल एक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि जब उसका फादर भी बहुत ज़्यादा रिच था, तो उसने अपने फादर से क्यों नहीं कहा कि उसके पैसे दे दे, क्योंकि उस टाइम पे उसके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार था, क्योंकि वो एक सीरियसली इल था। उसके अलावा उसके बिज़नेस में भी लॉस हो रहा था, दूसरा क्योंकि वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं कर सकता था, बिज़नेस में लॉस था, तो एक ट्रस्टी तो बन सकता था ना, क्योंकि ये जो लोन ले रही थी उसके लिए किसी ट्रस्टी के सिग्नेचर की ज़रूरत थी ना। तो वो इस वजह से अपने फादर को परेशान नहीं करना चाहती और अपने हस्बैंड की भी ज़िंदगी बचाना चाहती है। तो उसकी लाइफ को सेव करने के लिए वो खुद ही अपने फादर के
उसके जो सिग्नेचर हैं वो एज अ ट्रस्टी कर देती है, तो ये उसका एक्ट जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट बन जाता है फोर्जरी का, ठीक है। अब जी उसकी पास्ट में उसकी बीमारी के बारे में बताया गया है कि ये किसको बता रही है सारी बातें, नोरा जो है वो मिसेस लिंडे को बता रही होती है, ठीक है। अब मिसेस लिंडे कहती है कि उस टाइम पे तुमने जो अच्छा लोन लिया था तो वो किससे लिया था। अब मिसेस लिंडे को पहले ये फोर्जरी का नहीं बताती, ठीक है। ये तो हम लोगों को पता है कि उस टाइम पे क्योंकि वो रिकॉल कर रही होती है जब, तो ये सारी चीज़ें, तो मिसेस लिंडे से बस यही कहती है कि उसने ना लोन लिया था और जाके ना इटली का ट्रिप उसने प्लान किया था। अब जो है हेल्मर की जो हेल्थ है वो रिकवर हो गई है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा एक अच्छा इस दौरान जब ये दोनों बातें कर रही होती है तो एक और कैरेक्टर है डॉक्टर रैंक का, तो वो आता है और हेल्मर से मिलने के लिए, क्योंकि वो उनका फैमिली फ्रेंड है और रोज़ ही उनसे मिलने आता रहता है। अब मिसेस लिंडे जो है वो उसको लगता है कि ये जो इसने लोन लिया है ना वो डॉक्टर रैंक से लिया हुआ होगा, क्योंकि वो भी बहुत ही रिच पर्सन है। तो वो उससे पूछती है किससे, मिसेस लिंडे पूछती है हेल्मर से, वो सॉरी नोरा से, कि क्या तुमने डॉक्टर रैंक से तुमने पैसे उधार लिए थे। वो कहते हैं नहीं, मैंने डॉक्टर रैंक से बोरो नहीं किए थे, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर रैंक भी इतना मतलब कि रिच नहीं था जितना कि आज तुम्हें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इस बाद में इसके बाद नोरा जो है वो उसकी जो प्राउड फीलिंग्स हैं वो अपनी फ्रेंड से शेयर करती है कि आज तक उसने कभी किसी से शेयर नहीं करती। वो कहती है कि मैं ना अब क्योंकि मैंने जो लोन लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, जितना हो सका है मुझसे मैंने बचत करने की कोशिश की है। जब भी मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ रकम मिलती थी, कुछ मनी मिलती थी, मैं उसे अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी बल्कि मैं उसे सेव कर लेती थी। उसके अलावा मैंने उसके अलावा भी बहुत सारा काम किया है, जैसे पिछले जो क्रिसमस थी उसकी तैयारी के दौरान। अब ये जो सच है वो यहाँ पे जाहिर हो रहा है कि जो लास्ट क्रिसमस में उसने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना था तो वो ख़राब क्यों हो गया था, क्योंकि वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं रही थी, बल्कि लास्ट क्रिसमस उसे ना राइटिंग का और कॉपिंग का एक वर्क मिला था जिसकी वजह से उसे पैसे मिलने थे। तो वो अंदर कमरे में बंद होकर खुद को कमरे में बंद करके वो सारा काम करती थी ताकि उसके हस्बैंड को भी पता ना चले। अब ये इसका सीक्रेट है कि इसने लोन लिया था और ये ट्रिप जो है वो प्लान किया था। अब इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी वो सीक्रेटली पे कर रही है, तो उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसने दिन रात मेहनत की है और वो कहती है कि जब मैं इतना थक जाती थी ना तब मुझे ना एक प्राउड फीलिंग आती थी कि मैं भी एक मैन की तरह मैनली मैं वर्क कर रही हूँ और मैं भी काम कर रही हूँ। उसके अलावा एक तो ये मैनली वर्क करी है इस वजह से प्राउड थी, और दूसरा वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ना अपने हस्बैंड की जो लाइफ है वो सेव की है, ठीक है। अब जी मिसेस लिंडे पजल हो जाती है कि अब अगर इसने डॉक्टर रैंक से भी पैसे नहीं लिए उधार तो इसने आखिर लिए किससे हैं। तो नोरा कहती है कि मैंने वो नहीं बताते उसे। उस दौरान क्या होता है कि क्रुक्सटैड जो है वो आ जाता है विजिट करने के लिए मिस्टर हेल्मर से मिलने के लिए। मिस्टर हेल्मर से जब मिलने आता है तो वो उससे मिल के जब जा रहा होता है तो वो कहता है कि नोरा से उसने बात करनी है। अच्छा, अब वो सीक्रेटली उससे जब मिलता है तो वो कहता है कि उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने अब तुम्हारा हस्बैंड क्योंकि जिस बैंक में मैनेजर बन के आ रहा है वो भी उसी बैंक में एक कलर की जॉब पे है। तो वो कहता है कि जब तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा, क्योंकि अब उसका मॉरल कैरेक्टर जो है वो भी अच्छा नहीं है क्रुक्सटैड का, तो वो उसे ना डिसमिस कर देगा, उसकी पोस्ट से उसे हटा देगा। तो वो कहता है कि तुम कोशिश करो कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो मेरी जॉब को ख़त्म ना करे, मुझे ना हटाए, तो तुम ना मेरी सिफारिश करना। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करोगी, मेरे बिहाफ पे बात नहीं करोगी, तो मैं जो तुम्हारा सीक्रेट है वो रिवील कर दूँगा फोर्जरी का। अब यहाँ पे मिसेस लिंडे को पता चल जाता है कि ये जो नोरा है वो बेचारी किस मुसीबत में फंसी हुई है, और जो क्रुक्सटैड है उससे ही उसने मनी ली थी, लोन लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताया गया है। नोरा जो है वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस कर रही होती है। अब ये जो क्रुक्सटैड की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ठीक है, क्योंकि क्रुक्सटैड ने उसे अब यहाँ पे क्या कर दिया है, धमकी दे दी है, ठीक है। अब जी जब हेल्मर और डॉक्टर रैंक जब बाहर आते हैं तो जब मिसेस लिंडे को देखते हैं तो हेल्मर पूछता है कि ये कौन है। तो वो बताती है कि ये उसकी फ्रेंड है और ये अब यहाँ पे किस लिए आई है। मिसेस लिंडे यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट है और इसकी ख्वाहिश है कि एक परफेक्ट जो बॉस हो उसके अंडर ये काम करे, और मुझे लगता है कि हेल्मर तुम एक बहुत ही अच्छे बॉस हो, तो लिहाजा तुम अगर इसे जॉब दे दो तो इसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये आजकल काम की तलाश में ही है और ये स्कूल डेज़ की फ्रेंड्स हैं। अच्छा, हेल्मर को ये बात बहुत पसंद आती है क्योंकि उसने नोरा ने रिक्वेस्ट की है, तो वो कहते हैं कि ज़रूर वो ना इसे जॉब देगा अपने बैंक में, ठीक है। अब नोरा और उसके चिल्ड्रन का जो है वो एक हैप्पी मूड दिखाया गया है कि नोरा अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है, उनसे बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है, ठीक है। जब उसके बच्चे जो हैं अब खेलने के दौरान, क्योंकि क्रुक्सटैड उसको मिलने आ जाता है, तो
नोरा जो है वो मेड को बुलाती है और कहती है कि तुम ना मेरे बच्चों को ले जाओ, और तुम मेरे बच्चों का इतना, उनकी जो नर्स होती है उससे कहती है मेरे बच्चों को ले जाओ, तुम मेरे बच्चों का इतना अच्छे से ख्याल रखती हो कि मुझे ऐसे लगता है कि जब अगर कभी मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी तो तुम मेरे बच्चों को अच्छे से ही रखोगी। अब यहाँ पे क्या है, फोरशैडोइंग है। फोरशैडोइंग क्या होती है कि राइटर ना प्ले के स्टार्ट में ही कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता है कि जिनका प्रूफ जो है वो एंड में हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे वो कह रही है कि अगर मैं चली गई कभी इस घर को छोड़कर तो नर्स जो है वो उसके बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी, उनकी अच्छे से देखभाल करेगी। तो ये क्या है, यहाँ पे फोरशैडोइंग दिखाई गई है। तो वो नर्स जो है वो हैरान हो जाती है कि नोरा को आखिर क्या हो गया कि ऐसी बातें क्यों कर रही है। ठीक है, अब जब जो उसके क्रुकस्टैड उसे धमकी दे के जाता है तो नोरा जो है वो अब गिल्टी फील कर रही होती है, उसके जहन में सारी बातें चल रही होती है, वो बहुत ज़्यादा एंक्शस होती है कि क्या करे आखिर, उसकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तब जी हेल्मर आता है और उसे कहता है कि तुमने ना अपने लिए तो शॉपिंग की नहीं थी, लिहाजा तुम, क्योंकि ये जो फैंसी ड्रेस बॉल होने वाला है उनका, तो उस बॉल में तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी। तो वो कहती है कि अभी तो मैंने कोई सिलेक्ट ही नहीं किया, अच्छा होगा अगर तुम ना मेरी हेल्प करो इस ड्रेस को सिलेक्ट करने में। इस दौरान अब क्योंकि वो उसे इन बातों में लगा के फिर कहती है कि ये जो क्रुकस्टैड आया था अभी तुमसे मिलने, ये किस लिए आया था। वो कहती है कि तो हेल्मर बताता है क्योंकि उसने ना फैसला किया है कि वो ना क्रुकस्टैड को डिसमिस कर देगा उसकी जॉब से, तो इस वजह से वो आया था कि उसे उसकी जॉब पर रखा जाए। तो नोरा जो है वो इंसिस्ट करती है हेल्मर को कि उसे जॉब से ना निकाला जाए, बल्कि वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, क्योंकि इसका जो मॉरल कैरेक्टर था हम लोगों ने देखा है ना कि वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो पहले भी मतलब कि एक कोई करप्शन कर चुका होगा या कोई गलत काम कर चुका होगा बैंक में, इस वजह से इसकी जो रेपुटेशन थी वो पूरे ही टाउन में ख़राब थी। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि क्रुकस्टैड जो है उसने भी अपने पास्ट में फोर्जरी का एक क्रिमिनल एक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्मर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहता है कि मुझे ना ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो ऐसे काम करते हैं, फोर्जरी करते हैं, क्योंकि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। अगर हाँ, क्योंकि ओपनली अगर वो जो लोग अगर ऐसा कोई काम करते भी हैं तो अगर ओपनली वो अपने क्राइम को कबूल कर लें, ठीक है, एडमिट कर लें कि उन्होंने ये काम किया है और पनिशमेंट भी ले लें, उसके बाद जी ठीक है मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि बात तो चल रही है क्रुकस्टैड के बारे में, लेकिन नोरा के माइंड में क्या चल रहा होता है, उसकी अपनी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि उसने भी तो एक यही क्राइम किया हुआ है ना फोर्जरी का। तो जब वो अपने हस्बैंड की बातें सुनती है कि ऐसा जो पर्सन होता है वो एक हिपोक्राइट पर्सन है, उसके अलावा वो प्रिटेंड करता है, उसके बच्चों पर इसका गलत असर पड़ता है, और दूसरा ये ऐसा इंसान जो है वो पॉइजनस है घर के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें, अब ये जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है हेल्मर का ऐसे फोर्जरी के क्रिमिनल के बारे में, तो इससे नोरा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब नोरा के जो क्रुकस्टैड के बारे में ख्यालात हैं तो वो क्या है, उसके राय लेना चाहती है अपने गिल्ट के बारे में, हेल्मर से राय लेना चाहती है, क्योंकि दोनों का एक ही क्राइम है, हेल्मर और वो नोरा और क्रुकस्टैड का एक ही क्राइम है, फोर्जरी। तो वो कहती है कि अच्छा भले ही क्रुकस्टैड ने गलत काम किया है तो हो सकता है उसके पीछे जो उसका मोटिव है वो अच्छा रहा हो। तो क्रुकस्टैड हेल्मर कहता है कि भले ही उसका मोटिव जो भी रहा हो, जो लॉ है वो नहीं मानता इस चीज़ को। लॉ के लिए क्या है, क्या चीज़ है मायने रखती है, वो सिर्फ ये है कि इंसान ने गलत काम किया और उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, वो मोटिव नहीं देखता। लॉ जो है वो कभी भी किसी भी क्राइम के पीछे जो छुपा मोटिव है वो नहीं देखता। अब इस सारी थॉट को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि वो क्या करे। अच्छा, इस दौरान वो क्या सोचती है, क्योंकि उसने हस्बैंड को तो लगा दिया है अब कि वो उसके फैंसी ड्रेस के लिए वो ड्रेस सिलेक्ट करे, तो वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब जब वो क्योंकि वो पहले बच्चों के साथ खेल रही होती थी तो उसके बच्चे दोबारा उससे मिलना चाहते हैं, तो वो नर्स से कहती है कि उनके बच्चों को ना उससे दूर रखे। अब उसके जहन में क्या चल रही हैं बातें, हेल्मर की बातें चल रही हैं कि हेल्मर ने उससे कहा है कि ऐसा जो शख्स होता है फोर्जरी करने वाला, उसका जो उसके बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है वो हिपोक्राइट होता है, और दूसरा वो पॉइजनस एक क्लाइमेट जो है वो एनवायरनमेंट घर में क्रिएट कर देता है और उसके बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसके जहन में चल रही होती है, इस वजह से ना वो बच्चों से दूर रहती है। ठीक है, फिर जी डॉक्टर रैंक के बारे में बताया गया कि डॉक्टर रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, और उसकी जो बीमारी है वो किस वजह से है कि जल्द ही वो मर जाएगा। क्योंकि जब मिसेस लिंडे आती है तो डॉक्टर रैंक को देखती है, तो वो दूसरे दिन जब विज़िट करती है ना ड्रेस को मेंड करने के लिए, क्योंकि हेल्मर ने एक ड्रेस सिलेक्ट करके दिया है और उसके ना थोड़ी सी मेंडिंग की ज़रूरत है, तो वो चाहती है कि अब वो अपना जो इसका कॉन्फ्लिक्ट है उसके माइंड में वो भी शेयर करे किसी के साथ और अपना ड्रेस भी बनवाए। तो लकीली मिसेस लिंडे विजिट करने के लिए आ जाती है, तो वो उसे इस काम पे लगा देती है, उससे शेयर भी करती है। अब मिसेस लिंडे जो है वो जजमेंट उसके डॉक्टर रैंक के बारे में बताती है कि मुझे लगता है कि ये तुम लोगों का ना बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो कहती है हाँ, हम लोगों का बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा इंसान है, और दूसरा ये बेचारा एक बहुत ही सीरियस बीमारी से इस बीमारी में मुब्तला है और जल्द ही बेचारा क्या पता मर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मिसेस लिंडे जो है वो कहती है कि तुम ना डॉक्टर रैंक से दूर रहो, और दूसरा अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो उसके साथ शेयर ना किया करो। ठीक है,
अब यहाँ पे फिर नोरा उसे बताती है कि वो ज़्यादातर शेयर नहीं करती थी। पहले तो वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी बातें शेयर करती थी, लेकिन हेल्मर जो है उसे पसंद नहीं है कि वो किसी और का जिक्र करे उसके सामने, तो वो डॉक्टर जैंग के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती थी। और वो दोनों का ही एक अच्छा दोस्त है, और वॉर्न करती है मिसेस लिंडे कि तुम इससे दूर रहो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और उसके बाद जी जब मिस लिंडे को पता चल जाता है कि क्रुकस्टैट से ही इसने मनी जो है वो लोन ली थी, उसके अलावा ये जो एक्ट ऑफ फोर्जरी है वो भी इन दोनों के दरमियान में रहा था, तो वो मिसेस लिंडे जो है वो हेल्प करने की कोशिश करती है नोरा से। तो वो कहती है कि मैं जाऊंगी और ना तुम परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगी क्रुकस्टैट से कि वो तुम ये धमकी ना दे और तुम्हारा जो सीक्रेट है वो आउट ना करे। जो तो वो उसे घर जाती है, लेकिन वहाँ पे क्रुकस्टैट मिलता नहीं है उसे। लेकिन जब नोरा जो है दूसरी बार अपने हस्बैंड को इंसिस्ट करती है कि तुम ना क्रुकस्टैट को उसकी जॉब से डिसमिस ना करो, तो क्रुकस्टैट ये हेल्मर जो है वो गुस्से में आकर वो कहता है कि मैंने तो लेटर भी लिख लिया है और मैं अब उसे उसके घर में लेटर जो है वो भिजवा रहा हूँ कि उसे इस जॉब से हटा दिया गया है। ये जब हेल्मर के इस काम की वजह से क्रुकस्टैट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक लेटर लिखता है हेल्मर के लिए, ठीक है। हेल्मर के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो क्या करता है कि सारा जो है सीक्रेट जो है आउट कर देता है नोरा का, ठीक है। अब वो आके उसके लेटर बॉक्स में डाल के चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है नोरा कि इसकी चाबियाँ जो है लेटर बॉक्स की वो होती भी हेल्मर के पास, तो वो मिसेस लिंडे से कहती है कि अब किसी ना किसी तरह से हमें ना इस लेटर को हटाना चाहिए, ठीक है। अब मिस लिंडे जब जाती हैं क्रुकस्टैट के घर उससे बात करने के लिए, तो वहाँ पे वो नहीं मिलता, तो वो उसके लिए नोट छोड़ के आती है कि जब भी तुम वापस आओ तो मुझसे मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे एक उनका रिलेशन दिखाया गया है कि जब क्रुकस्टैट वापस आता है तो उनकी जो मीटिंग है उससे जाहिर होता है कि उनके पास्ट में ये क्रुकस्टैट और मिसेस लिंडे एक दूसरे को जानते हैं। अब जो मिसेस लिंडे का लवर था जिसको छोड़कर उसने एक बूढ़े आदमी से शादी की थी, एक रिच पर्सन से, तो वो लवर कौन था? यही क्रुकस्टैट ही था, क्योंकि क्रुकस्टैट उस टाइम पे मॉनेटरली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मिसेस लिंडे जो है उससे शादी कर ले। तो वो कहते हैं, क्रुकस्टैट कहता है कि तुमने ना पास्ट में मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है और तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है। तुमने मुझे छोड़कर एक बूढ़े इंसान से शादी कर लिया और उस इंसान से शादी कर लिया जो कि मुझसे अमीर था उस टाइम पे। तो वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरत थी उस टाइम पे, और क्योंकि एक मेरी इल मदर और उसके ट्रीटमेंट के लिए और दूसरा मेरे भाइयों की परवरिश के लिए ना मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और तुम उस टाइम पे इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। तो वो कहते हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, और दूसरा प्रपोज भी कर देती है। अब ये सरप्राइजिंग थिंग जब उसके लिए होती है क्रुकस्टैट के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। कहता है कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरे साथ ना कोई ड्रामा कर रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। लेकिन मिसेस लिंडे कहती है कि मेरा प्रपोजल जो है वो सच है, और दूसरा मैं सच में ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि तुम भी इस टाइम पे अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ और हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दूसरा तुम्हारे बच्चों को भी माँ की ज़रूरत है, तो उनको उनकी कमी भी पूरा हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है क्रुकस्टैट, तो वो फैसला करता है कि उसने जो नोरा का जो सीक्रेट रिवील कर दिया है उसे वो अपना लेटर जो है वो वापस ले ले। तो मिसेस लिंडे कहती है कि नहीं, तुम लेटर वापस ना लो। अब उसका प्लान जो है मिसेस लिंडे का नोरा की हेल्प करने का वो चेंज हो गया है। वो कहती है कि अब हेल्मर को पता चलना चाहिए कि उसकी वाइफ ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। अब यहाँ पर इन दोनों औरतों का जो मोटिव रहा है वो क्या है कि ये मिसेस लिंडे और नोरा ये दोनों चाहती हैं, ये इन दोनों के जहन में क्या चल रहा है कि नोरा का जो एक्ट है उसका जो मोटिव है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दूसरा उसने किससे ये सारा काम, ये जो क्राइम किया है वो किस वजह से किया है? हेल्मर की लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है। अब वो कहती है कि जब उसके हस्बैंड को पता चलेगा ना तो वो उसे और भी ज़्यादा एडमायर करेगा, ठीक है। अब वो क्रुकस्टैट को मना कर देती है, तो क्रुकस्टैट कहता है कि ठीक है, मैं वो लेटर नहीं निकालता, मैंने दूसरा लेटर लिखता हूँ जिसमें मैं ये कहूँगा कि मैंने जो ये जो काम किया है इसका सीक्रेट आउट करने का, कि मैं तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर दूंगा, तो मैं तुम लोगों की अब इज़्ज़त पे कोई आंच नहीं आने दूंगा और मैं ये सीक्रेट जो है वो आउट नहीं करूंगा। और जो दूसरा उनका बॉन्ड था जिसमें ये एक फोर्जरी के सिग्नेचर किए हुए थे वो भी उन्हें वापस भिजवा देता है। अब जी जब डांस पार्टी हो रही होती है तो जब वो वापस आते हैं हेल्मर, तो वो लेटर बॉक्स खोल देता है। अब नोरा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इस परेशानी में वो यही फैसला करती है कि अब क्या करेगी, वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि वो जो है सच को फेस नहीं कर सकती। दूसरा एक तो सच्चाई का सामना नहीं कर सकती कि हेल्मर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक इस फोर्जरी के क्रिमिनल के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है। दूसरा जब उसे पता चलेगा, अब नोरा का जो जहन है वो क्या सोच रहा है, नोरा क्या सोचती है, नोरा कहती है कि जब उसके हस्बैंड को पता चलेगा ना कि इसने फोर्जरी का क्राइम किया है तो वो सारा का सारा ब्लेम जो है वो अपने ऊपर ले लेगा और वो अपने हस्बैंड को नहीं ह्यूमिलेट कर सकती, ठीक है, क्योंकि उसकी रिपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो वो नहीं चाहती कि उसकी इज्जत ख़राब हो, ठीक है। अब उसका ये जहन होता है कि हेल्मर जो है वो ब्लेम उसके अपने ऊपर ले लेगा और दूसरा उसकी जो जॉब है वो भी चली जाएगी। ये सोच रही होती है, तो कहती है कि अच्छा है कि मैं ना क्या करूँ, वो कर दूँ,
अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, ठीक है। जब हेल्मर जो है वो सारे लेटर बॉक्स से लेकर अंदर चला जाता है तो ये बाहर भागने लग जाती है। अब ये अभी भागी नहीं होती, हेल्मर जो है वो वापस आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, उसके जो फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। अब वो नोरा को रोक देता है और कहता है कि ये जो क्रूकस्टैड का ये जो लेटर है क्या ये सच है? तो वो कहती है कि हाँ ये सच है। अब वो इतना सुनाता है उसे कि तुम एक बहुत ही खुदगर्ज लड़की हो, तुम तो बिल्कुल ही अपने बाप पे गई हो, मैंने जितना तुम्हें एडमायर किया है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक चीटर हो, तुम एक क्रिमिनल हो, और दूसरा तुमने आज तक मेरे बच्चों की सारा एक तुम एक हिपोक्रेट पर्सन हो, तुम्हारी हिपोक्रेसी की वजह से मेरे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ा है। तो ये सारी जो बातें हैं उसे सुनाता है। दूसरा उसकी नफरत जो दिखाई गई है, नोरा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने सोचा होता है कि ये जब सच्चाई पता चलेगी तो वो उसे एडमायर करेगा कि उसने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये काम किया था। तो वो कहती है कि मेरा जो मोटिव था इस काम के पीछे, इस एक्ट के पीछे, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बचाना था, तो मैं तुम्हारी लाइफ सेव करना चाहती थी। तो हेल्मर कहता है कि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, लॉ जो है वो कभी भी मोटिव्स को नहीं देखता, वो सिर्फ पनिशमेंट देता है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये तुम्हारी इस काम की वजह से क्रूकस्टैड जो है वो अब क्या करेगा, वो तो मेरी रेपुटेशन ख़राब कर देगा, मेरी जॉब चली जाएगी, तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो गया है। अच्छा, अब जब दूसरा लेटर वो खोलता है तो उसकी जो फीलिंग्स है वो टोटली चेंज हो जाती है, उसका एक्सप्रेशन ही टोटल चेंज हो जाता है कि वो खुशी में चीखना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जी यहाँ पे नोरा जब पूछती है कि क्या है तो वो कहता है कि क्रूकस्टैड ऐसा कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो अब उसने ये जो लेटर था वो तुम्हारा बॉन्ड भी भिजवा दिया है, अब हमारी इज्जत पे भी कोई आंच नहीं आएगी, अब हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अब मैं भी तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, और दूसरा मैं तुम्हें अपने बच्चों के साथ रखूँगा। पहले क्योंकि वो कह चुका होता है कि अगर तुम कहो तुम्हारे इस जुर्म की वजह से जब तुम ओपनली इसे एडमिट कर लोगी, तुम्हारी पनिशमेंट के बाद हम लोग एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, बल्कि अपने बच्चों की वजह से हम लोग साथ रहेंगे, ठीक है। मेरा जो लव है तुम्हारे लिए वो अब हेट में बदल गया है, ठीक है। पहले उसके ये अल्फाज थे, अब जब क्योंकि उसे पता चल जाता है कि क्रूकस्टैड जो है वो उन्हें कोई भी थ्रेट नहीं देगा और उन्हें क्रूकस्टैड से कोई ख़तरा नहीं है, तो उसकी जो फीलिंग्स है वो टोटली चेंज हो जाती हैं। अब ये जो पर्सनैलिटी का जो चेंज है, ये नोरा जो है इसका जहन जो है ये खुल जाता है यहाँ पे। ये कहती है कि अब ये जो पूरे 8 सालों में इसकी लाइफ में पिछले पूरी लाइफ में कि ये जो ट्रीटमेंट था ये हेल्मर का अपनी वाइफ के लिए, तो वो क्या था, वो रियल नहीं था, वो फेक था, बल्कि जो इसका रियल कैरेक्टर है वो ये वाला है जो अभी कुछ देर पहले इसने इसके सामने जाहिर किया है। तो वो एक फ़ैसला कर लेती है, वो कहती है कि मैं ये घर छोड़ रही हूँ। अब वो हेल्मर से कहती है कि पहले मेरे फादर ने मुझे एज अ डॉल चाइल्ड ट्रीट किया, कि उनकी जो सारी बातें थी मैं उन्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने फादर से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, दूसरा तुमसे भी, मैं अपने फादर की मैंने सारी बातें मानी है, मैं ओबीडियंट डॉटर रही हूँ, मैंने उनकी सारी बातें मानी हैं, जो भी उनके टेस्ट थे मैंने वो अडॉप्ट किए हैं, जो उनके फ़ैसले थे मैंने वो माने हैं। अब मैंने यानी कि अब जब तुमसे शादी के बाद मैंने हेल्मर की सारी बातें मानी है, अब क्या बनी है, वो एक डॉल वाइफ बन गई है। दोनों ने उसे एक पपेट की तरह ट्रीट किया है, दोनों आदमियों ने, एक उसके फादर ने, एक दूसरे हस्बैंड ने। लिहाजा अब वो कहती है कि अब उसने अपने आप को कभी टाइम नहीं दिया, अब वो जाएगी ये घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर वो जाएगी और क्या करेगी, अपना फ्यूचर बनाएगी, एजुकेशन लेगी, और दूसरा अपने आप को ही वो डिस्कवर करेगी, ठीक है। उसका ये जो सेल्फ डिस्कवरी है, ये अपना फैसला कर लेती है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो हेल्मर कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तो जब तुम चली जाओगी तो क्या तुम मेरी वाइफ नहीं रहोगी? वो कहती है कि जब मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों से आज़ाद कर रही हूँ तो हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो हेल्मर है उसे भी अपने गिल्ट का एहसास हो जाता है कि उसने नाइंसाफ़ी की है नोरा के साथ। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो नोरा का डिसीजन है वो चेंज नहीं होता, वो रिजिड रहती है अपने। और पूरे प्ले में एंड पर आके ही वो हमें सीरियस नज़र आती है, कि पूरे प्ले में वो हंसती मुस्कुराती नज़र आती है, और उसकी जो चाइल्ड लाइक टॉक होती है वो भी यहाँ पे एंड में आकर सीरियस टॉक में बदल जाती है, और वो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। एक दरवाजे को जब वो जा रही होती है तब भी हेल्मर को लगता है कि नहीं, ये नहीं जाएगी, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगी, ना अपने हस्बैंड को छोड़ेगी, ना अपने चिल्ड्रन को छोड़ेगी, तो ये वापस आएगी। लेकिन वो दरवाजे को एक थर्ड की आवाज़ के साथ, स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर, यानी कि वो एक इस आवाज़ से दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। अब फिर वो जब प्ले एंड होता है तो हेल्मर जो है वो अपना सर हाथों में पकड़ के बैठा होता है कि जो एक इम्पॉसिबल थिंग था, जो एक इम्पॉसिबल हैपनिंग थी, वो अब हो गई है। कि लोगों को जब लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हेल्मर को लगता था कि वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन उसका ये जो डिसइल्यूजन है और ये क्या है यहाँ पे आकर ख़त्म हो गया है, ठीक है।
ये प्ले जो है यहाँ पे हमारा एंड होता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हैं सिंबलिज्म विद रेफरेंस टू द टाइटल, डॉल्स हाउस एज अ फेमिनिस्ट प्ले, और उसके अलावा है ये जो प्ले एक प्रॉब्लम प्ले है और एक ट्रेजेडी है तो वो किस तरह से, इसके ऊपर कमेंट्री, एंडिंग ऑफ द प्ले के ऊपर कमेंट्री, और कैरेक्टर ऑफ नोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये जो लेक्चर है वो एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो